इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को समझेंगे। अब देखिए जो सेक्शन 28 है ये हमें कौन से डॉक्ट्राइन के बारे में बताता है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के बारे में बताता है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के बारे में बताता है। अब देखिए ये जो डॉक्ट्राइन है ये कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, ये लॉ ऑफ एस्टॉपल के ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, मतलब ये इसी की एक ब्रांच है जो डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट है। तो जो लॉ ऑफ एस्टॉपल होता है ये क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसी एक तरीके से और उससे किसी और को इंड्यूस करता है कि वो उस तरीके का काम करे, वो अगर नहीं करता, अगर इस तरीके से इस पहले व्यक्ति के द्वारा उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब कि अगर ए अपने आप को इंड्यूस करता है एज अ सिविल सर्वेंट और वो बी के सामने ऐसा इंड्यूस करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है और बी को इंड्यूस करता है कि वो उसको उधार पे सामान दे दे। बी इस ए व्यक्ति को उधार पे सामान नहीं देता अगर ए ने अपने आप को इस तरीके से इसके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया होता। तो यहाँ पे अब बाद में ए इस बात से मुकर नहीं सकता कि उसने ये बात बोली थी बी को। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, लॉ ऑफ एस्टॉपल बोलेंगे कि आपने एक बात जो बोली और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति एक्ट किया और वो एक्ट नहीं करता अगर आपने इस तरीके की बात उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं की होती। तो यही बात जो है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के अंदर भी आती है। होल्डिंग आउट के डॉक्ट्राइन के अंदर जो सेक्शन 28 दिया गया है इसको हम पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इसके अलावा डी एक व्यक्ति है और ई एक व्यक्ति है। डी जो व्यक्ति है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है क्या कि वो इन ए बी सी का पार्टनर है और ई इसके ऊपर भरोसा करके कि हाँ भाई इस पार्टनरशिप के अंदर डी भी एक पार्टनर है, इनको कोई क्रेडिट उधार पे दे, मतलब उधार कोई दे देता है इस रिप्रेजेंटेशन के कारण। तो यहाँ पे ये जो डी है जो कि असलियत में इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं था, वो भी यहाँ पे पार्टनर कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के कारण, और वो भी ई के डेप्ट के लिए लाइबल होगा। यही बात टोटली हमें सेक्शन 28 के अंदर समझाई गई है। अब एक बार हम सेक्शन 28 को रीड करते हैं और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं। पहला केस का नाम है स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सोहन लाल दागुआ और दूसरा केस है टॉवर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम का केस। तो सबसे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों केसेस को समझेंगे। सेक्शन 28 क्या बोलता है, एनीवन हु बाय वर्ड्स मतलब कोई भी व्यक्ति जो वर्ड से, मतलब अब वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, वो स्पोकन उसने बोले हो, जैसे वहाँ पे डी ने हो सकता है कि बोला हो, या फिर रिटर्न में दिया हो, तो स्पोकन या रिटर्न, और बाय कंडक्ट, या फिर जैसे वो ए बी सी एक साथ बैठ रहे थे, उनके साथ जहाँ पे भी जब ई उनसे मिलने आ रहा था डी भी साथ में बैठ रहा था और शो कर रहा था अपने इस तरीके से कि हाँ मैं भी इनके साथ पार्टनर हूँ, तो बाय कंडक्ट हो गया, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने आप को। और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, या फिर वो जान के, मतलब इसको ये बात पता है कि वो मेरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को नोइंगली परमिट करता है इस तरीके से उनका पार्टनर रिप्रेजेंट करने के लिए, टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म, कि भाई मैं पार्टनर हूँ। अगर वो नोइंगली, अगर उसको ये बात नहीं पता कि मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसको पता होनी चाहिए ये बात। टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इज लाइबल एज अ पार्टनर, तो वहां पे वो जो व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे डी था, वो भी लाइबल हो जाएगा टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे ए ने यहाँ पे इसके फेथ के ऊपर, डी के फेथ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द फर्म, क्या करा है, फर्म को क्रेडिट दिया है। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जिस व्यक्ति, जैसे ई था, उसके पास ये रिप्रेजेंटेशन पहुंची या ना नहीं पहुंची, इसने तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डी व्यक्ति है ये भी लाइबल हो जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। वहीं यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोलता है, वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ। अब मान लीजिए कि जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए बी तीन पार्टनर थे, सी की जो है डेथ हो गई यहाँ पे, द बिजनेस कंटिन्यूड इन ओल्ड फर्म नेम, इनकी जो फर्म का नेम था जैसे ए बी सी एन कंपनी करके पार्टनरशिप फर्म इन्होंने बना रखी थी, और अब जो पार्टनरशिप थी वो उसी ओल्ड नाम पे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे सी की डेथ हो गई थी। द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, अभी भी वो उसी नाम को यूज कर रहे थे, तो उससे जो डिजीज पार्टनर है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे लाइबल नहीं होंगे उसकी एस्टेट में से, क्योंकि
उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो बात है, जो सेक्शन 2 है, ये रिटायरमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, रिटायर्ड पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अभी जब हम सेक्शन 32 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये बात और अच्छे से समझ आएगी। अगर एक रिटायर्ड पार्टनर पब्लिक में नोटिस दे के नहीं जाता कि मैं यहाँ से रिटायर कर चुका हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति उस फर्म के साथ डील करता है तो वो जो रिटायर्ड पार्टनर है वो भी वहाँ पे लाइबल हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत फेमस केस है स्कार्फ वर्सेस जेरेडाइन का, इस केस को आप जरूर पढ़िएगा, उससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब ये बात हमें पता चल गई रिटायर्ड पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा जो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट होते हैं, जो मतलब जो होल्डिंग आउट का डॉक्ट्राइन है, वो टॉर्ट के केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मान लीजिए कि भाई कोई पार्टनरशिप का कोई जैसे एजेंट है, वो इस तरीके का कोई टॉर्ट कमिट कराता है, सिविल रॉन्ग कमिट कराता है, तो उसके अंदर फिर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम दो केसेस देखते हैं। इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई, अगर एक ऐसा केस राइज होता है जहाँ पे जैसे मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट किया गया एज अ पार्टनर, लेकिन असलियत में वो पार्टनर नहीं है, और ए इस बात से अवेयर नहीं है कि मेरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द क्वेश्चन ऑफ एज लायबिलिटी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट डज नॉट अराइज। तो यहाँ पे ए जो है वो लाइबल नहीं होगा। ऐसे ही एक दूसरी बात और बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति केयरलेस वे से, भाई उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरे को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस वजह से अपने आप को उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि वो वहाँ का पार्टनर है, तो इससे ये नहीं होगा कि उसको नोइंगली, ये नहीं बोल सकते कि उसको नोइंगली वहाँ पे परमिट किया गया। ठीक है। और इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई इंड्यूस होता है तभी उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उससे इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। अब मैंने जाके किसी को इंड्यूस किया कि भाई मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, मेरे को क्रेडिट दे दो, उसने क्रेडिट नहीं दिया, तो फिर तो ये सेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वो उसके ऊपर एक्ट कर देता है, अगर वो उससे इंड्यूस हो जाता है, तभी सेक्शन 28 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम केस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला केस है स्नो वाइट प्रोडक्ट्स, स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सोहनलाल दागुआ। सोहनलाल दागुआ। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि जो सोहनलाल दागुआ व्यक्ति था, वो इसके अंदर पार्टनर नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मैं इस पार्टनरशिप का मेंबर हूं। तो यहाँ पे वो इस पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट के कारण लाइबल हो जाता है। इस केस के अंदर ये बात हुई थी। इसके बाद जो अगला केस आता है वो टॉवर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम का केस आता है। अब इस केस के फैक्ट क्या बोलते हैं कि एक पार्टनरशिप थी किसके बीच में, क्रिसमस एक व्यक्ति था और इनग्राम एक व्यक्ति था, इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप थी। अब इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया गया, इन दोनों के बीच में अब ये पार्टनरशिप नहीं रही, और जो बिजनेस था वो क्रिसमस के द्वारा आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया। अब एलॉन उसके अंदर वो काम, अकेला उसके अंदर वो काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर वो जो पुराने पेपर थे, फर्म का नाम था, वो पुराना ही यूज़ कर रहा था, जो भी उनका नाम था। अब वो क्या करता है कि ये जो कंपनी थी टॉवर कैबिनेट कंपनी, इसको वो एक फर्नीचर ऑर्डर करता है, उसी नाम से जिसके ऊपर वो दोनों बिजनेस कर रहे थे। अब ये जो कंपनी होती है, इसका ये पैसा देता नहीं फर्नीचर मंगाने का, तो ये कंपनी इनग्राम के ऊपर, इसके ऊपर सू कर देती है कि भाई जो मेरे फर्नीचर का पैसा है वो दीजिए। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो व्यक्ति था, ये जो इनग्राम था, वो यहाँ पे लाइबल नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने इस बात से नेग्लिजेंट था कि उसने वो पुराने पेपर डिस्ट्रॉय नहीं किए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति था इनग्राम, वो लाइबल नहीं होगा। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट है, ये हमें ये भी समझ आता है कि 3 व्यक्तियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई। किसी डिजीज व्यक्ति के ऊपर, जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ी, किसी इनसॉल्वेंट व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, और किसी स्लीपिंग पार्टनर के ऊपर या डॉर्मेंट पार्टनर के ऊपर पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन 3 व्यक्तियों के ऊपर ये पार्टनरशिप एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट के अंदर
हमें इतनी ही बात बताई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।